ओके, तो अगर हम कल की बात करें तो हमने कल देखा था कि इंटरनेट और वेब क्या है, और हमने कुछ प्रोटोकॉल्स देखी थी। तो एक जल्दी से रिकैप ले लेते हैं कि वो क्या था। तो हमने देखा कि कैसे एक वेबसाइट हम तक आती है, हमने डीएनएस के बारे में पढ़ा कि कैसे डीएनएस एक डोमेन नेम को मैप करता है एक आईपी एड्रेस में। देन हमने टीसीपी देखा कि कैसे वो एक क्लोज्ड पाथ, एक डेडिकेटेड पाथ हमें बना कर देता है हमारे क्लाइंट और सर्वर के बीच में। देन हमने एचटीटीपी रिक्वेस्ट देखी, फिर हमने डब्ल्यू देखा, हमने हिस्ट्री ऑफ वेब देखी कि कैसे हम वेब 1.0 से लेके वेब 2.0 तक आए, और आगे जो फ्यूचर है, जो हम इस बूट कैंप के अंत तक सीखेंगे काफी कुछ। तो वेब 3.0 जो कि फ्यूचर है, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। हम हमने फिर शुरू किया अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी HTML और CSS से। तो HTML और CSS के बारे में हमने कल देखा था कि कुछ टैग्स, एलिमेंट्स, बेसिक्स क्या क्या होते हैं, उनकी स्टाइलिंग कैसे हम CSS के थ्रू करते हैं। तो बेसिक HTML क्या है, एक स्केलेटन है, सिंपल अगर देखा जाए, एक स्ट्रक्चर है, नथिंग एल्स। और CSS उसमें हल्का सा बस कह लीजिए उसको ब्यूटीफाई कर देता है। आज हम देखेंगे कि हम कैसे उसके बिहेवियर को सेट करते हैं, कैसे कैसे हम उसमें एक जान डालते हैं। तो जान कैसे डालेंगे, उसके अंदर हम सोल कैसे लाएंगे, दैट इज थ्रू जावास्क्रिप्ट। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है, और हम उसको जो HTML है उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं। ओके, so here is day 2 in which we will learn about JavaScript, what is DOM, and how we can manipulate DOM using JavaScript. Okay, so what is JavaScript? हमने कल देखा HTML और CSS, हमने वहां पे डिस्कस किया था कि वो दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं होती हैं। अब अगर बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो दिस इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज अ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which runs on web browser. Okay, so it is executed by JavaScript engine. The first JavaScript engine was introduced by Mozilla, which was SpiderMonkey. And today, mostly we use Chrome's V8 engine for JavaScript. अगर अब बात करें डॉम क्या है, तो डॉम एक कह लीजिए इंटरफेस है, अगर हम आसान शब्दों में बात करें, एक इंटरफेस है फॉर HTML डॉक्यूमेंट्स। इसमें जो हमारा HTML होता है उसको हम एक हेरारिकल स्ट्रक्चर के रूप में लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम भी है, उसमें हम देख सकते हैं कि HTML इज अ रूट एलिमेंट, देन हेड एंड बॉडी, देन उसके अंदर हेड के अंदर टाइटल, बॉडी के अंदर मल्टीपल जो टैग्स हैं वो। तो डॉम के थ्रू ये काफी इजी हो जाता है इन एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करना और एक्सेस करना। आगे हम इसके बारे में और देखेंगे प्रैक्टिकली। देन अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें, तो शुरुआत करेंगे हम वेरिएबल से। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो कैसे उसको स्टार्ट करते हैं, सिंपल उसमें कैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। ओके, देन हम देखते हैं कि उसमें डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, देन उसमें ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, सो बिफोर 2015, ECMAScript 6 के पहले अगर हम देखें तो वेरिएबल्स को हम दो तरह से डिक्लेयर कर पाते थे। हम सबको पता है, अच्छा किसी को पता है स्टैटिकली टाइप्ड और डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है? एनी वन ऑफ यू? स्टैटिकली में आए हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। स्टैटिकली टाइप में क्या होता है, अगर एक बार डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया मैं वेरिएबल का तो उसको चेंज नहीं कर सकते। वहीं डायनेमिकली टाइप में क्या होता है कि एक बार डेटा टाइप हमने समझ लीजिए कि वेरिएबल का रख दिया है हमने इंटीजर, तो हम उसको लेटर ऑन स्ट्रिंग या फिर कुछ और बना सकते हैं। हाँ, क्लोज इनफ। एक्चुअली जो डायनेमिकली टाइप्ड जो लैंग्वेज होती है उसमें हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। रन टाइम पे जो कह लीजिए हमारा प्रोग्राम है वो खुद ही एक समझ लेता है कि क्या इसका टाइप होने वाला है। लाइक अगर हम C++ की बात करें तो उसमें हमें डिफाइन करना पड़ता है कि वेदर अ वेरिएबल इज इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट। बट अगर हम पाइथन की बात करें तो उसमें हमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता कि अब एक वेरिएबल जो है वो क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। सो जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें तो जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो बिफोर 2015 हम दो तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते थे, यूजिंग var कीवर्ड और यूजिंग नथिंग। बट आफ्टर 2015 two more keywords were introduced, that were let and const. So what is the basic difference between var and let const? अगर so if a variable is
इंट्रोड्यूस्ड यूजिंग वेर कीवर्ड, तो वो ना ग्लोबली उसको हम उसका कहते हैं स्कोप जो होता है वो ग्लोबल हो जाता है। वहीं पे अगर हम लेट और कॉन्स्ट की बात करें तो उनका स्कोप जो है वो ब्लॉक स्कोप होता है। कॉन्स्ट की स्पेसिफिकली बात करें तो कॉन्स्ट वेरिएबल जो होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते आफ्टर डिक्लेयरिंग देम। ओके, अभी इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकली आगे। अगर हम बात करें अगला डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, सो डेटा टाइप्स जो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है वो मेजॉरिटी मेनली 7 होते हैं। पहला स्ट्रिंग, दूसरा नंबर, एक होता है बिग इंट, ये नंबर ही होते हैं पर इनकी रेंज क्या, जैसे हम सी प्लस की बात करें तो एक इंट भी, लॉन्ग लॉन्ग, तो इनकी रेंज बस फर्क आ जाती है। सेम विद बिग इंट। बुलियन, बुलियन इज फॉर 1 और 0 वैल्यू, ट्रू फॉल्स वैल्यूज, देन अनडिफाइंड, देन नल, एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास मेनली दो तरह से होते हैं, एक हमारा एरे ऑब्जेक्ट, एक हमारा नॉर्मल ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे कि कैसे होते हैं। देन अगर हम देखें ऑपरेटर्स, so same here are 3 types of operator: unary, binary, ternary। unary में अगर हम बात करें तो हमारे पास इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। बाइनरी में बात करें तो अरिथमेटिक। टर्नरी में बात करें तो हमारे पास आता है कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, अभी इनके बारे में हम देखेंगे आगे। अगर हम बात करें डॉम मैनिपुलेशन, जहां से हमारा प्रैक्टिकल शुरू होगा, तो क्या है, चलिए चल के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे जल्दी से एक फाइल क्रिएट कर लूँ, index.html, स्टार्टिंग विद बॉयलर टेम्पलेट। सो जैसे हमने कल CSS में देखा था कि हम एक CSS को 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं: इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। सेम वैसे ही हम जावास्क्रिप्ट को भी मेनली 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक हमारा इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूजिंग स्क्रिप्ट टैग्स, और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूजिंग स्क्रिप्ट टैग बट लिंकिंग द एक्सटर्नल फाइल विद src एट्रीब्यूट। तो अगर हम अब शुरू करें सिंपल कि डॉम को मैनिपुलेट करते हैं कैसे, तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे एक डिव बना लूं, ठीक है, ओके, अगर मैं यहाँ पे डिव बनाऊं और इस डिव में मैं कर लेता हूं ऐसा कुछ कि सबसे पहले तो अच्छा इसको हटा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वेरिएबल्स देखते हैं, वेरिएबल्स क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि ECMAScript 6 के पहले हम 2 तरह से वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते थे। एक विदाउट यूजिंग एनीथिंग, सो इफ आई राइट a = 5, और console.log। console.log के बारे में किसी को पता है इसको हम क्यों यूज करते हैं? एनीवन? मीन इसका पर्पस क्या है? एनीवन? चलो मैं बताता हूँ। इसका मेन यूज करते हैं, लोग सोचते हैं कि इसको हम प्रिंट करने के लिए सिंपल यूज करते हैं, वो तो है ही, पर इसका मेन यूज करते हैं फॉर डीबगिंग। अगर किसी ब्लॉक ऑफ कोड में हमें लग रहा है कि कुछ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, तो उस लॉग को देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं ताकि हम इजिली उस बग को डिटेक्ट कर पाए और उसको फिक्स कर पाए। ओके, तो अगर मैं ऐसा लिखूं तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए? ऑफ कोर्स 5। और अगर मैं यहाँ पे वैर लिखूं ऊपर तो क्या आना चाहिए? ऑफ कोर्स 5। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं इसका टाइप देखूं कि इसका टाइप क्या है, क्योंकि हमने टाइप तो इसका दिया नहीं अभी, तो लेट्स सी इसका टाइप क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर, जो कि हमें बता रहा है कि ये डायनेमिकली टाइप्ड है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये तो बताया नहीं कि ये इंट है या कैर है या फ्लोर है, फ्लोट है। ओके, सो अगर हम बात करें लेट की, अच्छा किसी को होस्टिंग के बारे में पता है क्या होता है ये? आप लोगों ने ऑफ कोर्स सुना होगा, अगर आप जावास्क्रिप्ट से थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस्ड हो ऑलरेडी, तो किसी को पता है होस्टिंग क्या होती है? काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का। चलो बताता हूँ। अच्छा, अगर बात करें हम सी या C++ लैंग्वेज की, तो उसमें हमने देखा है कि अगर हमें कोई फंक्शन कॉल करना है तो हमें उस फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के पहले ही फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम्म, या कोई वेरिएबल यूज करनी है तो उस वेरिएबल को यूज करने से पहले ही हमें वो वेरिएबल डिफाइन करनी पड़ेगी। बट इट्स नॉट द केस विद जावास्क्रिप्ट। अगर मैं यहाँ पे
कंसोल डॉट लॉग ए ऊपर लिख रहा हूँ और नीचे a इक्वल टू 5 लिख रहा हूँ। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे अनडिफाइंड दिखाएगा, ठीक है। पर क्यों आया? अगर यही चीज मैं C++ लिखता तो वहां पे एरर आ जाती। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है, ये होस्टिंग यूनिट से हो रहा है। ये क्या करता है कि जो स्कोप है, या कह लीजिए जो डिक्लेरेशन है एक वेरिएबल का या फिर एक फंक्शन का, वो हमारे टॉप ऑफ द स्टैक में ले आता है, ठीक है। अगर कोई ब्लॉक ऑफ कोड है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा दूं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब ये रन होने जाएगा तो ये क्या करेगा, एक तरह से यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दे देगा ये टॉप पर। वो हमें नहीं दिख रहा है, वो बैकग्राउंड में हो रहा है। तो इसने प्रोग्राम को पहले ही बता दिया कि यहाँ पे एक वेरिएबल आने वाला है जो जिसका नाम है ए। सेम इज द केस विद अ फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल कर दूं, मान लो फन फन ऐसे मैंने कॉल किया, ठीक है, और नीचे में फंक्शन को डिफाइन कर दूं यहाँ पे, इसके अंदर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक है। इसको अगर रन करूँ तो क्या होगा, हमें तो हेलो मिल रहा है आउटपुट में। पर यही सेम चीज अगर हम किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं तो शायद हमें आउटपुट नहीं मिलता, वहां पे अब तक एरर आ गई होती है। यहाँ पर भी सेम हो रहा है। ये क्या कर रहा है, ये इस फंक्शन के रेफरेंस को टॉप ऑफ द स्टैक लेके चला जाता है। ओके, ऐसे। तो जब भी ये प्रोग्राम रन होगा तो जो भी डिक्लेरेशंस होंगी वैर कीवर्ड और फंक्शंस की, वो टॉप ऑफ द स्टैक आ जाएंगी। पर दिस इज नॉट द केस विद लेट एंड कॉन्स्ट। ओके, लेट और कॉन्स्ट में क्या होता है, लेट्स सी, उसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए करूं और एक वेरिएबल लूं a इक्वल टू 6, तो वैर में हमने देखा कि वहां पे अनडिफाइंड आ रहा था। यहाँ पे एक बार देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे तो एरर आ रही है। ओके, क्या आ रही है, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली लेट और कॉन्स्ट के साथ क्या होता है कि जब हम इन्हें डिफाइन कर रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके बीच में, उस प्रोसेस के बीच में, और जब हम उसको कॉल करें उस प्रोसेस के बीच में, एक होती है टेम्पोरल डेड जोन। ये कीवर्ड है, आप लोग इस बूट कैंप के बाद इसको सर्च करने की कोशिश करिएगा। ये एक टेम्पोरल डेड जोन होती है जिसमें लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड जब तक हम उन्हें पहले डिफाइन न करें या डिक्लेयर न करें जहां पे हमको यूज कर रहे हैं, तब तक हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये जो स्टेट होती है, ये जो बीच में टाइम होता है, दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल डेड जोन, ठीक है। तो जो होस्टिंग है वो केवल सपोर्टेड होती है फंक्शंस और वैर कीवर्ड के थ्रू, जो वैर कीवर्ड के थ्रू हमने वेरिएबल डिक्लेयर करें उनके लिए। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। अगर हम बात करें ऑपरेटर्स की, तो सेम, अगर मैं यहाँ पे वैर ले लूँ एक a इक्वल टू 7 और यूनिरी ऑपरेटर लाइक इंक्रीमेंट कर दूं इसको a से, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करूं और कंसोल डॉट लॉग करूं a, तो हमें यहाँ पे 8 मिलना चाहिए। 8 मिल रहा है हमें। सो दिस इज यूनिरी ऑपरेटर, और यूनिरी ऑपरेटर में ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ज्यादा बोर नहीं करूंगा इन सब चीजों से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं सीधा डॉम मैनिपुलेशन पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे थे, एक डिव हमने बनाया था। हम चाहते हैं कि इस डिव को हम टारगेट कर पाए, इस डिव को एक्सेस कर पाए यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो हम कैसे करें वो, तो यहाँ पे हम जल्दी से दो चीजों के बारे में समझते हैं कि हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। एक होता है हमारे पास सिंपल डॉक्यूमेंट कीवर्ड। ओके, सो ये जो डॉक्यूमेंट कीवर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे डॉम को, या कह लो हमारे वेब पेज को, अगर आसान भाषा में बात करें। अब इस वेब पेज के अंदर अगर हमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो देर आर फ्यू मेथड्स। वन ऑफ इज क्वेरी सिलेक्टर। ओके, अगर मैं इस div को एक आईडी दूं या क्लास दूं, आई विल गो विद आईडी। अगर मैंने इसको आईडी दे दी div1, और मैं यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर के अंदर इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, देन आई विल राइट हैशटैग div1 इनसाइड दी इन्वर्टेड कॉमास। ओके, तो ये जो है, ये कहीं ना कहीं
टारगेट कर रहा है हमारे इस div को. Okay. For better experience or explanation, I will go with a button. Let's create a button which on click will invoke a function. ठीक है, जल्दी से यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस बटन पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये फंक्शन हमारा कॉल होगा. अच्छा, जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज. कितने लोगों को पता है ये बात? इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज, बिकॉज इसमें हम इवेंट का यूज करके मल्टीपल जो ऑपरेशंस होते हैं उनको ट्रिगर कर सकते हैं. लाइक मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक यूज किया हुआ है. ओके, तो अगर अब मैं क्या करूँ, अगर इसको मैं लाइव कर दूं, एक बार देखते हैं क्या हो रहा है. ओके, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक हमें मिला है div और एक बटन. तो अभी अगर मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ सो नथिंग विल हैपन. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस div को टारगेट कर रहा हूँ और मैं क्या चाहता हूँ, एक यहाँ पे आउटलाइन आ जाए. तो उसके लिए दिस पार्ट इज टारगेटिंग दिस div, और मैं चाहता हूँ इस div के अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट जो होता है उसमें कुछ चेंजेस करूं. और मैं उसमें चेंजेस करना चाहता हूँ, लाइक आई वांट टू गिव अ बॉर्डर. So I will give a border 1 pixel, whatever style you want, you can give. Like, okay. So अगर अभी मैं क्लिक करूं इस बटन पे तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा. तो देखते हैं एक बार क्या होता है. सी, when I clicked, this function was called and executed this statement, और हमारे इस div पे एक आउटलाइन आ गई. अभी अगर मैं चाहूं, एक एग्जांपल लेता हूं थोड़ा. जैसे शुरुआत में गणेश ने कहा कि एक प्रोजेक्ट जो हमने आज और कल में सीखा, अगर इससे आप कुछ बनाते हैं तो देयर इज अ चांस कि नमन आपको कुछ यू नो कुछ प्रोवाइड कर सकता है ड्यूरिंग दिस एंड ऑफ दिस बूट कैंप. तो एक सिंपल सा आइडिया मैं दे देता हूँ. लेट्स क्रिएट अ कैलकुलेटर, क्यूब कैलकुलेटर. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे एक इनपुट लूँ, एक फॉर्म बनाते हैं, उसका नेम देते हैं कुछ लाइक कैल, और इसके अंदर एक इनपुट बनाते हैं जिसका टाइप हम दे देते हैं नंबर. ठीक है, और एक इनपुट बनाते हैं जिसका टाइप दे देते हैं सबमिट. ओके, इसका एक नेम दे देते हैं, नेम लेट्स गो विद नंबर. ओके, और इस फॉर्म के सबमिशन पर ऑन सबमिट आई विल कॉल अ फंक्शन. ओके, तो यहाँ पे हमने सिंपल कुछ नहीं किया है, बस एक इनपुट टैग बनाया है, इनपुट फील्ड बनाया है और एक बटन बनाई है जिसका नाम हमने दिया मान लो क्लिक. अरे यार, ओके. सी, सो हमारे पास एक इनपुट फील्ड है नंबर टाइप की, और उस पे एक हमने बटन बनाया है जिसपे क्लिक करने पे हम ऑन सबमिट एक इवेंट है उसको ट्रिगर करेंगे. और उस इवेंट के ट्रिगर होने पे हम चाहते हैं कि एक फंक्शन है जो कि कॉल हो, जिसका नाम हमने रखा है फंक. ठीक है,
अब इसके अंदर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक बंदा है वो यहाँ पे कुछ नंबर डाले और हमें उसका क्यूब मिले, क्यूब या स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल नंबर, और हम अपने डॉक्यूमेंट में से, हम अपने डॉक्यूमेंट यानी वेब पेज में से हम फॉर्म्स को सिलेक्ट करेंगे, ओके। और उस फॉर्म के अंदर, फॉर्म का नेम क्या है, नेम हमने दिया है कैल्क, ठीक है। तो उस फॉर्म में से, जो उस फॉर्म के अंदर एक इनपुट फील्ड है जिसका नेम है नम, हम उस नम में से उसकी वैल्यू लेना चाहेंगे, ठीक है। सो अभी हम जो भी वैल्यू वहां पे इंटर करेंगे, दैट विल बी स्टोर्ड इन अवर दिस वेरिएबल, ओके। अब अगर मैं सिंपल अलर्ट यूज करके उसको सिंपली स्क्वायर कर दूं, अगर सो लेट्स सी क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे 5 इंटर करता हूँ, सो ऑन इफ आई क्लिक this button, then I should get a alert with 25. Okay, see, so if I want to create a cube calculator, then nothing, I will just have to multiply it once more. If I enter 3, I should get 27. See, so this is DOM manipulation. We can also manipulate. One thing I used was query selector. We can use get element by id, okay, and we can uh, change any attribute by JavaScript, like style. We can change its display. टर्नरी ऑपरेटर काफी यूज में आता है, आगे हम शुरू करने वाले हैं अपना रिएक्ट कल से फ्रेमवर्क्स, तो उसमें टर्नरी ऑपरेटर काफी यूज होने वाला है। तो क्यों ना टर्नरी ऑपरेटर का भी एक बार जल्दी से देख लें क्या होता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ लोगों को आइडिया होगा कि क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सेम कर देते हैं, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि अगर हमारा जो नंबर है, अगर वो लेस देन 0 है, तो ही ये तो कुछ अलर्ट मत दो, अलर्ट में दे दो कि नंबर इज नेगेटिव, अदरवाइज हमें अलर्ट दे दो उसका क्यूब। सो लेट्स ट्राई। हम यहाँ पे देते हैं -1 और मैं क्लिक करता हूं, तो हम देख सकते हैं हमें मिल रहा है नंबर इज नेगेटिव। पर यहीं पे अगर हम नंबर देते हैं 3, तो हम देखेंगे हमें 27 मिल रहा है। तो ये था टर्नरी ऑपरेटर। इसका यूज करके हम रिएक्ट में काफी यूजफुल होता है। टर्नरी ऑपरेटर एक तरह से कह लो कि रिएक्ट की जान है। हम आगे जब स्टेट मैनिपुलेशन वगैरह देखेंगे रिएक्ट में, तो उसमें टर्नरी ऑपरेटर काफी यूज होने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्म। फॉर्म से हमने एक सिंपल क्यूब कैलकुलेटर भी बनाकर देख लिया। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा कि कुछ ऐसे ही अपनी तरफ से कुछ फनी, कुछ सिंपल, बस फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए कुछ ऐसे सिंपल छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, जैसे सिंपल कैलकुलेटर हो गया, वो बनाकर देख सकते हैं। अब ये तो था इंटरनल जावास्क्रिप्ट। कैसे हम एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे app.js नाम का एक फाइल है अलग से। हम चाहते हैं कि हम अपनी जो जावास्क्रिप्ट है वो यहाँ पे लिखें और HTML को यहाँ पे रखें सिंप्लीफाई के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए। और कैसे इसको फिर लिंक करेंगे हम, तो हमने कल देखा था जब हम HTML पढ़ रहे थे कि जो हेड टैग होता है दैट इज फॉर मेटा डेटा। और मेटा डेटा में हम सिंपल लिंकिंग, जो एक्सटर्नल फाइल होती है हमारी, जो टाइटल होता है, जो कैर सेट होता है, इनकोडिंग टेक्निक्स होती है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सेम हम यहाँ पे भी आज करेंगे। जो स्क्रिप्ट टैग है उसके थ्रू हम अपनी जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है उसको यहाँ पे लिंक करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये SRC एट्रीब्यूट। इस SRC एट्रीब्यूट में हम अपने जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है एक्सटर्नल, उसका पाथ देंगे। सो फॉर मी इट इज app.js, ओके।
ये जो टाइप एट्रीब्यूट है ये स्पेसिफाई करता है कि हमारी जो फाइल है वो किस टाइप की है, इधर वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो या फिर वो जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में हो। यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में है। ओके, सो दिस पार्ट, ये जो हमने अभी यहाँ पे करा, इसके थ्रू हमने लिंकिंग कर दी है अपनी इस फाइल की। सो वॉट एवर जावास्क्रिप्ट वी विल राइट इन दिस फाइल, दैट विल बी लिंक्ड विद अवर HTML। तो अगर जल्दी से मैं यहाँ पे एक हेडिंग बनाऊं, ठीक है, उसकी आईडी दे दूं मैं head1 और उसमें लिख दूं मैं हेलो। ओके, तो अभी मैंने बात की कि कैसे अ, हम क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को। लेट्स सी और ट्राई गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, यहाँ पे मैं जल्दी से एक बटन बनाऊंगा और उस बटन में एक इवेंट बनाऊंगा ऑन क्लिक। मैं चाहता हूँ इस बटन के क्लिक होने पे एक फंक्शन कॉल हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी app.js फाइल पे, इसमें एक फंक्शन बनाते हैं। आई वॉज टॉकिंग अबाउट ECMAScript 6। सो ECMAScript 6 में पहले तो हम फंक्शन ऐसे बनाते थे बिफोर 2015, लाइक राइटिंग होल फंक्शन देन फंक्शन नेम। आफ्टर ECMAScript 6 there is a new norm for creating functions which is arrow operator, arrow functions। किसी ने सुना है इस बारे में? एनीवन? कोई नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ कैसे। अगर मैं एक वेरिएबल ले लूं, ओके, और उस वेरिएबल में मैं एक फंक्शन बना दूं, कैसे? नथिंग, just these parentheses then an arrow operator like this is a function by ECMAScript 6 norm। तो इस समय तो मुझे याद नहीं, पर जितना मुझे याद आ रहा है, आई थिंक जावास्क्रिप्ट इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट सिटीजन, फर्स्ट सिटीजन लैंग्वेज, ऐसा कुछ था शायद। तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी भी लैंग्वेज में हम एक फंक्शन को एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर सके या फिर एज अ पैरामीटर किसी दूसरे फंक्शन में पास कर पाए, तो वो जो लैंग्वेज होती है वो फर्स्ट सिटीजन लैंग्वेज कहलाती है, फर्स्ट सिटीजनशिप लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, तो आफ्टर ECMAScript 6 we can say that JavaScript is a first citizenship language। तो अगर हम अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने एक हेडिंग बनाई थी और उसका आईडी दी थी head1। तो अगर head1 मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ओके, और इसके अंदर मैं लिखूं उस आईडी का नाम जो कि था head1। हमने कल पढ़ा था कि हेड1 से लेके हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक हमारे पास 6 टाइप की हेडिंग होती हैं जिनकी का साइज जो होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है फ्रॉम 32 पिक्सल्स टू 11 पिक्सल्स। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं एक बार, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये हमें डिफॉल्ट जो इसका साइज है उसमें दिख रहा है। मैं चाहता हूँ जो इसका साइज है वो अगर थोड़ा हम छोटा कर पाए, ठीक है, या फिर इसमें कुछ इसका कलर वगैरह चेंज कर पाए। तो अगर हम देखें, हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसके अंदर हमने आईडी पास कर दी head1। सो दिस स्टेटमेंट हियर इज टारगेटिंग दिस हेडिंग हियर। सो लेट्स ट्राई टू चेंज इट्स कलर। ओके, सो अगर हम यहाँ पे लिखें स्टाइल और स्टाइल एट्रीब्यूट में हम चेंज करें उसका कलर और उसको मान लो बदल दें हम रेड में, तो हमारे जो हमने अभी कोडिंग की है इसके हिसाब से अगर हम क्लिक करते हैं इस बटन पे, तो ये जो फंक्शन है ये कॉल होगा और ये फंक्शन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, लेट्स ट्राई इट, सी। क्लिक करने पे वो हो रहा है। अगर यहाँ पे हम थोड़ी और फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहें, अगर हम चाहें कि हम एक दूसरी बटन बनाएं और उस बटन पे क्लिक करने पे हम इसका जो कह लो टेक्स्ट है, इसका कंटेंट है वो चेंज कर दें, हेलो से हटकर ये वर्ल्ड हो जाए, हम्म हम वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनर HTML, यानी इस एलिमेंट के अंदर जो HTML टेक्स्ट है
उसको हम चेंज करेंगे. सो हाउ inner HTML or whatever text we want to insert inside this element, we can write it here. Like we want to enter word. So, अब अभी जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हेलो हटकर यहाँ पे वर्ड आ जाना चाहिए. ओके, सो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, सी we have changed the inner HTML of that particular element. So this is all DOM manipulation. Okay, we can also use it like a variable like h1. और हम इसको यहां से हटा दें. So अभी this h1 is accessing this element. और अगर हम इस h1 को ऐसे लिखेंगे, स्टाइल इक्वल टू कलर रेड, देन हम h1 के अंदर का जो HTML है उसको भी चेंज कर दें. See, so this is all about DOM manipulation. अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट्स या एरेज की, तो वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम आगे अपने बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, APIs के साथ खेलेंगे, तो कैसे हम डेटा अपना मैनेज कर पा रहे हैं. क्योंकि वहां पे जो डेटा आता है APIs में, वो या तो JSON फॉर्मेट रहता है, जो कि ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, देन उसके अंदर हमारे एरेज रहेंगे, तो उनके बारे में भी थोड़ा देखते हैं. अगर मैं यहाँ पे एक जल्दी से एक वेरिएबल बना लूं a और उसमें एक ऑब्जेक्ट बना दूं, या एरे बना लेते हैं. एरे बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं से हेलो एंड देन वर्ड. सो दिस इज एरे. एरे के साथ जब हम आगे और देखेंगे तो एक मैप फंक्शन आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट कर देता है हमें मैप करने में जब हम डायनेमिक डेटा के साथ खेलते हैं. आगे हम जब अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे रिएक्ट पे, तो हम देखेंगे कि कैसे हम उनको यूज कर रहे हैं. एक सभी ने देखा होगा डेट ऑब्जेक्ट, काफी सुना होगा डेट ऑब्जेक्ट के बारे में. उसको भी एक बार देखते हैं कि डेट ऑब्जेक्ट क्या होता है. ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ d और एक डेट ऑब्जेक्ट लेता हूँ ऐसा. ओके, और मैं सिंपल इसको एक्चुअली एक सेकंड, लेट्स कीप इट लाइक दैट. मैं यहाँ पे लेता हूँ एक वेरिएबल d और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डेट ऑब्जेक्ट. अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ इस डेट ऑब्जेक्ट के अंदर है क्या. सो अगर मैं यहाँ पे अब जो हमारा h1 था उसके जो HTML है उसके अंदर अगर मैं ये d को एज इट इज दे दूं, सो लेट्स सी क्या होता है. सी, this is all we are getting. We are getting today's day, month, date, year, time. Okay, so date object जो है इसके थ्रू let's try to make a clock. So अगर हम जल्दी से यहाँ पे बनाते हैं एक वेरिएबल var d और हम बनाते हैं न्यू डेट. ठीक है, और अपने HTML में हम कुछ चेंजेस करेंगे. लाइक यहाँ पे हम बनाते हैं स्पैन. फर्स्ट स्पैन लेट्स से विल बी फॉर r. ठीक है, तो हम यहाँ पे ID दे देते हैं h, लेट्स से hh. देन सेकेंड स्पैन फॉर मिनट, देन थर्ड स्पैन फॉर सेकेंड. ओके, रतन, हाँ रतन, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, स्पैन एंड div का एक क्वेश्चन तो बनता है ना लोगों से पूछने के लिए. हाँ. अच्छा, कल मैंने डिस्कस किया था स्पैन और div के बारे में, बेसिक डिफरेंस. किसी को याद है या किसी और कोई वॉलंटियर करना चाहे क्या डिफरेंस होता है स्पैन और div में?
एनीवन? गाइस क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन होता है और ये बेसिक क्वेश्चन है, स्पैन और डिव में बेसिक डिफरेंस क्या है? बिकॉज हम सब जानते हैं कि वो यूज करते हैं हम ग्रुपिंग के लिए, ठीक है, कंटेनर है उनको ग्रुप करने के लिए हम यूज करते हैं. सो वाई वी यूजिंग टू डिफरेंट थिंग्स? देयर शुड बी सम डिफरेंस ना? एनीवन? नंदिनी, राजलक्ष्मी, एनीवन, लावण्य, एनीवन? div एक ब्लॉक क्रिएट करता है एंड span इज ओनली फॉर इनलाइन. एग्जैक्टली. आरुषि ने भी लिखा है. या एग्जैक्टली. सो हम यहाँ पे स्पैन क्रिएट कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि हमारी जो क्लॉक है वो एक लाइन में दिखे. So that's why we are using here span. The first span is for hours, the second is one for minutes, and third one is for second. Okay. अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने एक वेरिएबल ले लिया है d, जिसमें हमारा पूरा डेट ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा. अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ये स्पैन था इसको हम एक्सेस करें. सबसे पहले कौन सा था? सबसे पहले था हमारे पास r के लिए, तो गेट एलिमेंट बाय id एंड id वाज sh. ठीक है, इसको हम स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में. वेरिएबल को लिख देते हैं h. सेम फॉर मिनट स्पैन which was mm and third was second. ओके. सो अभी हम क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि इस डेट ऑब्जेक्ट्स में से हम एक्सट्रैक्ट करें आवर्स को, मिनट्स को और सेकंड को. ठीक है, तो हम वो कैसे करते हैं? लेट्स सी. हम चाहते हैं कि हम h जो है उसके इनर HTML में क्या डालें? हम चाहते हैं कि उसके अंदर हम इंसर्ट कर दें इस डेट में से आवर्स को निकाल के. ठीक है, सो हाउ विल डू दिस? वी विल डू दिस बाय d डॉट गेट hours. It is this simple. Okay, nothing, just d dot get hours. Same we will do with minute and second, but of course here we will write get minute and here we will write get second. Okay, let's try to click this button. See, this is the time. Maybe this not seem useful now, but when we'll build bigger project or upcoming projects, we will use this date object. This is important. Okay, you guys can try to build more, अपनी तरफ से कुछ आप सोचो कि क्या हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जो भी हमने आज और कल में सीखा इनका यूज करके. बिकॉज प्रैक्टिस से ये सारी चीजें आएंगी. ओके, सो आई थिंक यही काफी कुछ था. हमने आज क्या क्या सीखा? अगर हम रिकैप करें, हमने सीखा कि जावास्क्रिप्ट क्या है. ठीक है, फिर हमने सीखा कि डॉम क्या है. अगर मैं पीपीटी जल्दी से ओपन कर दूं वापस. ओके, सो वी लर्न कि जावास्क्रिप्ट क्या है. ठीक है, फिर हमने सीखा कि डॉम क्या है. हमने सीखा कि वेरिएबल्स कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं. पहले कैसे करते थे, अभी कैसे करते हैं आफ्टर ECMAScript 6, आफ्टर 2015. फिर हमने देखा डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं. फिर हमने ऑपरेटर्स मैंने ज्यादा बोर नहीं करना चाहा इसलिए मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि आप लोगों को सभी को कहीं ना कहीं पढ़े होंगे आप लोगों ने. फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो. फिर हमने देखा डॉम मैनिपुलेशन कैसे होता है. फिर उसमें भी हमने देखे कि कैसे हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर और यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी. फिर हमने देखा एक सिंपल क्यूब कैलकुलेटर और स्क्वायर कैलकुलेटर बनाकर. हमने देखा एक सिंपल सी वॉच बनाकर, एक क्लॉक बनाकर, सॉरी. तो आई थिंक ये बेसिक है. आप इसमें से शुरू कर सकते हो. आप लोगों को अगर कुछ और डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हो. ओके, एनीवन? I am here, Kanishk is here. We are open for doubts.
गाइस Anyone? Any doubt? कोई डाउट लाइक कुछ भी हो, स्मॉल बिग, कोई रिसोर्स की नीड हो, लाइक लग रहा हो कि रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है अच्छे से, तो One thing about this. कल से हम अपना मेन प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं. तो आई विल बी शेयरिंग अ गिटहब लिंक विद ऑल ऑफ यू, जिसमें हम कल से जो अपना प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था, कि वो एक ऑथेंटिकेशन ऐप हम बिल्ड करेंगे, जिसमें हम फ्रंट एंड पार्ट भी करेंगे, कैसे हम एक बंदे को लॉग इन और लॉग आउट कराते हैं, कैसे हम ऑथराइज करते हैं, कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं, ये हम देखेंगे. उसमें फुल स्टैक वो ऐप रहेगा, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस. ओके, सो उसकी जो लिंक रहेगी, हम डेली डेली गिटहब पे उसमें जो भी कोड होगा वो डालते रहेंगे. ठीक है, तो कल से हम गिटहब की लिंक भी शेयर कर देंगे और सारा कोड भी आप लोगों को मिलेगा. ओके, एनीवन, एनी डाउट्स? ओके. मीनवाइल ना मैं एक काम करता हूँ, एक बहुत सही डॉक्यूमेंटेशन की एक एपीआई है मेरे पास, ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके, जस्ट कैन यू शेयर? या, थैंक यू. तो गाइस लाइक मीनवाइल जब मैंने स्टार्ट किया था ये अपना डेवलपमेंट स्टेज, तो मेरे को एक बहुत सेक्सी कह सकते हैं इस एपीआई को, भी यहाँ पे 180 प्लस लैंग्वेजेस ऑलरेडी हैं. इसका टोटल डॉक्यूमेंटेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर. ओके, इट इज devdocs.io. ओके, तो लाइक अगर आप कोई सी भी लैंग्वेज सीख रही है, ठीक है, उसका लाइक मेरे को आज तक कोई भी जल्दी एक प्लेस नहीं मिली, या कोई भी वीडियो में सब कुछ नहीं बताते, बट यहाँ पे जो ओनर है या जो भी बना रहे हैं, ठीक है, उसका अपडेटेड वर्जन ऑलवेज प्रेजेंट है. लाइक अगर मैं जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करूँ, एरे के अंदर 50 फंक्शंस हैं, तो या 50 जो भी चीज़, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्टेड है. लाइक अगर मैं एरे पे जा रहा हूँ, मेरे को एरे पता होना चाहिए ना, तो एरे के बारे में पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है. बिकॉज लाइक मेरे को लगता है कि rather than वीडियो, डॉक्यूमेंटेशन इज बेस्ट. लाइक अगर हम कभी नोट्स से पढ़ते हैं, शायद जल्दी समझ में आता है, वीडियो समझाते हैं अच्छे, बट अगर प्रैक्टिस करनी है तो हम लोग हमेशा नोट्स प्रेफर करते हैं. तो डॉक्यूमेंटेशन एग्जैक्टली. इज ऑलवेज ग्रेट फॉर एवरीवन. ओके, तो ये वाला अगर मैं लिंक डाल देता हूँ आप लोगों के चैट में. ऑल्सो एज वी आर हेडिंग टूवर्ड्स Web3 पार्ट, तो हम लोग को चाहिए कि थोड़ा सा आप अपने साइड से बेसिक करें. ठीक है, एक तो हो गया डेवडॉक्स, जिसमें आपको सारी सारी लैंग्वेजेस, सब कुछ लाइक वेरी डिटेल्ड मैनर, मतलब सब कुछ है यहाँ पे. आपको AIML करना है, आपको जो भी करना है, लाइक थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड आर ऑलरेडी है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. सेकंड है, अगर आपको कोई भी कभी भी रोड मैप समझ में नहीं आ रहा कि आपको रोड मैप क्या फॉलो करना है, तो देयर इज अ वेबसाइट, रोड मैप .sh. So here it is. So this is the best website for getting your roadmap into your line. Okay. Like कभी लग रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ, क्या चीज करना चाहिए. Like as we are following right now, front end. Okay. या full stack. Let's start with full stack. Okay. Just click on full stack and it will show you how to start with this. Like front end, back end, and DevOps. I guess first we start with front end. So yeah, there it is, front end. And you can also manipulate this. Okay, like तुमको ये चीज़ें आती हैं, हमको नहीं आती, तो you can try this, you can set your priority. तो फ्रंट एंड में इंटरनेट पहले, हमेशा इंटरनेट, लाइक कभी भी आप शुरू करोगे तो हमेशा इंटरनेट के साथ शुरू होता है. देन HTML CSS जावास्क्रिप्ट, देन इसके बाद आता है वर्जन कंट्रोल, दैट इज गिट एंड गिटहब. ओके, repository hosting services like GitLab, Bitbucket and GitHub. फिर ये आ गया, देन सिक्योरिटी. तो दिस इज द होल फ्रंट एंड पार्ट. ओके, सेम विद बैक एंड, लाइक बैक एंड में आपको क्या क्या आना चाहिए, और वो आपके ऊपर है बैक एंड में आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो. बैक एंड में यू कैन यूज नोड, यू कैन यूज like Go language, you can use Python as a backend. So there are many languages for the backend also. I hope these two websites will help you a lot. Is there any doubt? Like, I guess this is useful for you.
Hello. Okay, cool. Thank you. So guys, also like आज और कल में आपको कुछ डाउट है, क्योंकि कल from tomorrow onwards, like day 6 we already covered. Tomorrow onwards we will hop into React, okay, and we will teach you how you can use a framework library for JS and build your own website over that, okay, and why we use React for front end, okay. Naman, over to you. You want to say something? Yeah, so good. I mean, I think, yeah, now it's better. Good session, guys. Good session, and I think I'm sure a lot of you who are there, in this session, they must have learned a lot. And I'm really looking forward to see the similar faces even tomorrow and the entire 10 days. Not 10 days now. We are just 8 days left. But I'm sure every day you guys are learning something new, something cool. And trust me, the transition with web 2 to web 3 will be amazing. And I think this is the approach that even we as at Zbyte really taking for the very first time, when we are teaching web 2 part with, of course, Kanish and DevStation, right? And then helping them move to web 3. Otherwise we always have to assume that the developers, the students, they already know everything about web 2, right? But this is a really nice approach. And even Ratan and Kanish both are doing like a fab job. So keep taking notes, keep learning. And after few days we'll move to web 3. So you need to hold on few things and learn the entire basics, because without basics nothing will really help you with, right? And also, yesterday we shared Zbyte and DevStation's Twitter link as well, LinkedIn link as well. So click a screenshot, post random photos of your notes or something, tag DevStation, tag Zbyte, so that hey, we are on day 2 of this web 3, web 2 legacy and web 3, this boot camp, right? So just he has just shared. Kanish, can you also share Twitter link of Zbyte? Okay, let me just do that. It's easy. So you should post that as well, so that we can make some noise, right? I mean, we everyone is sort of spending a lot of time every day, right? So it's good that if others should also be able to probably join, or at least register, or at least see our journey as well, right? So please do tag us on Twitter. And if you're on LinkedIn, definitely we are on LinkedIn as well. So that shouldn't be a challenge for you as well, right? So definitely, we would love to see some of the posts, so that we can make you and help you go viral as well. So yeah, looking forward for other session as well. Thank you, guys. Also, like, I just want to know one more thing. How many of you not registered via link for the bootcamp? Because if you haven't registered, you can't get your certificates. Anyone is here who hasn't registered on this bootcamp? Anyone? Because at the yeah, okay. So Biswajit, I'm dropping a link, and you just register yourself, so we can generate. Uh, So it's just a Biswajit, even if you haven't, you can just simply register, so that we can get some record of you, that hey, you have participated, and so that we can arrange the entire certificate for you. So you'll be getting certificates in the form of an NFT, right? So, Anish, I would also suggest that keep a track of all the attendees who are registering, right? So, we'll see the criteria of the attendance, at least out of 10, at least 7 session or 8 session, or all 10 session. Of course, we'll give them something else as well. So the attendance is sort of mandatory, right? So keep an attendance. I'm sure that you are recording these sessions. So this time you will get an NFT certificate. So that will be like a real cool thing that we are planning for you, exclusively for DevStation, this boot camp, right? So yeah, really looking forward. yeah, I guess if you don't have any doubts, we can go. Bye, guys. Have a nice day. All right. Bye, Bye. guys. Screen.